In the previous class we started with the enzymes, right? कि we have different kind of enzymes present in our body. What are enzymes, कैसे काम करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीजें हमने बात की थी. अब आज इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि परफॉर्म कैसे करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम आज शुरू करने वाले हैं अबाउट द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस. एग्जैक्टली होता क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में भी इस बारे में बात की थी. सी, अब हमें पता है कि रिएक्शन क्या होता है. The chemical or the metabolic conversion is the reaction. For example, we discussed about the example of photosynthesis, the respiration, ठीक है, जो भी equations हमने वहाँ पे discuss की थी. अब यहाँ पे what exactly is happening within a chemical reaction, ठीक है, हम equation लिखते हैं, that is something different, but what exactly is happening, we have a substrate, right? We have a substrate, या हम बोलते हैं reactant and product of the reaction. So we have reactant, जो रिएक्टेंट्स होंगे, जो वो सबस्ट्रेट होंगे, वो कहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगे ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. एक्टिव साइट कैसे बनती थी बता सकते हो कोई? वर्षा, लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीनो एसिड, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है कैसे बनती है? हाउ डज दिस एक्टिव साइट फॉर्म्स? तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम लॉग की पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं. जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं वहां पे होता क्या है, जो सबस्ट्रेट होता है इट अटैचेस विद द व्हाट, विद द एंजाइम, एंड व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट्स द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में. सो एंजाइम्स इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट कन्वर्ट्स अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्शन होता है और उसको कन्वर्ट कर देते हैं. सी how it happens, this is an enzyme, here again this is the active site, ये एक substrate है, वो आके इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है, इसमें आके फिट हो गया और क्या बना रहा है आपका enzyme substrate complex. What it is forming, it is forming enzyme substrate complex, ठीक है. उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहीं पे पूरा वो रिएक्शन होगा जब तक मान लो और एक्टिव साइट्स यहाँ पे हैं, एक और यहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है, इनके बीच में बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगा और तभी जाके तो आपका प्रोडक्ट बनेगा. वो सारा का सारा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ES कॉम्प्लेक्स में, दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है. ये तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हमें पता है. रिएक्शन व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्शन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एंजाइम की शेप क्या हो जाएगी, पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा. कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. कोई मुझे समझा सकता है व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? कैसे कैसे आपका जो एंजाइम है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज करता है? एनी आइडिया? See, you can see two things here. ये वाला जो axis है, it is showing energy. What kind of energy it is showing? It is showing activation energy. ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी. मतलब ये मान लो कोई भी इनर्ट मॉलिक्यूल है, कोई भी सबस्ट्रेट है, वो अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है, कि रेट बढ़ गया यानी ज्यादा प्रोडक्ट बढ़ गया है ना. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, हमने रेट की बात की थी लास्ट क्लास में. सो हो क्या रहा है यहाँ पे, हम उसकी अगर बात करें कि कैसे रेट को इंक्रीज करेगा, कि मान लो पहले एक्स मॉलिक्यूल्स थे तुम्हारे पास सबस्ट्रेट के और बन रहा है तुम्हारा वाई मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर्मिंग विदाउट एंजाइम. क्यों? क्योंकि एक्स में से मतलब 10 मॉलिक्यूल थे और यहाँ 4 ही बन रहे हैं, तो इसके 4 ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, बाकी 6 रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. बाकी 6 क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी सबस्ट्रेट को एक्टिव होने के लिए, किसी भी सबस्ट्रेट को या रिएक्टेंट को किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ना, एक कहते हैं ना वो जंप स्टार्ट चाहिए होता है. जैसे बाइक होती है, साइकिल होती है, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी होती है, तो जब भी तुम उनको शुरू करते हो जंप स्टार्ट देना पड़ता है. एक बार उसने पिकअप पकड़ लिया उसके बाद गाड़ी आराम से चल जाती है, तो पिकअप में टाइम लगता है. तो सेम थिंग हैपेंस हियर, कि जैसे ही सबस्ट्रेट है, ये रहा सबस्ट्रेट, ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट है इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है. सो दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, जो इतनी ज्यादा थी, ठीक है. तो पहले एनर्जी बहुत ज्यादा थी जो इसको चाहिए थी, और अभी क्या है, विदाउट, ये तो विदाउट एंजाइम. और विद एंजाइम, जो एंजाइम क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
to raise the energy of molecule by which it can participate in a chemical reaction. ठीक है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम ने क्या किया, पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी तो सारे मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी जा ही नहीं पा रही थी, 10 में से सिर्फ 4 के पास इतनी एनर्जी थी. ठीक है, तो 4 ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, बाकी ने नहीं किया. अब एंजाइम ने क्या किया, विद एंजाइम, सी विद एंजाइम क्या हुआ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी से कितनी कर दी, ये इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, तो पहले मान लो इतनी थी एनर्जी 8 पे थी एनर्जी. ठीक है, तो 8 और तुम 16 एनर्जी दे रहे हो, तो 2 ही पार्टिकल्स तुम्हारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब एनर्जी रह गई 2, तो तुम्हारे पास इनफ एनर्जी है टू प्रोवाइड एंड टू गिव टू ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल विच इज इन्वॉल्व्ड इन द पर्टिकुलर रिएक्शन. और क्या होगा, प्रोडक्ट उतना ही बनेगा. ठीक है, प्रोडक्ट पूरा बन रहा है, बस क्या हुआ, रेट बढ़ गया जल्दी पर यूनिट टाइम में. जो अमाउंट ऑफ, पहले इसको बेचारे को टाइम लगा था ना ऊपर जाने में, फिर नीचे आता, अब क्या हुआ, मेहनत ही नहीं लग रही, तो फटाफट फटाफट हो रहा है सारा काम, जल्दी जल्दी हो जाएगा. बात समझ में आई, यस और नो? कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो मेनी मोर रिएक्शन कैन पार्टिसिपेट इन दैट. इज इट क्लियर आदर्श, वर्षा, शीतल, इतनी बात समझ में आई? यस मैम. और अगर ये नहीं होता, एंजाइम नहीं होता, तो भाई टाइम ज्यादा लग रहा है. जहां 1 मिनट में ये वाला जो नीचे वाले है ना, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ. मान लेते हैं जब जहां 1 मिनट में ये 20 मॉलिक्यूल्स को चेंज कर पा रहा है, ये वाला सिर्फ 10 को कर पा रहा था, है ना. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत एनर्जी, बहुत लोड, इतना ऊपर पहाड़ चढ़ने के लिए इसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही थी, है ना. तो दिस इज द रीजन. यहाँ पे पर यूनिट टाइम में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे थे, यहाँ पर यूनिट टाइम में 20 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट बन गए. तो इसका मतलब तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम ने इंक्रीज कर दिया बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड. इज इट क्लियर? दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इन्होंने तो सिंपल करके बना दिया है. ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू डू नीड टू ड्रॉ दिस. जस्ट ड्रॉ दिस. अब ये भैया नहीं बनाने हैं पत्थर ले जाते हुए. ठीक है, they did this just to make you understand, ताकि तुम समझ पाओ चीजें आराम से. सिंपल उसमें जस्ट ड्रॉ दिस ग्राफ. समझाया वही चीज यहाँ पे है. एक्टिवेशन एनर्जी नीड्स टू स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शन. ठीक है, कि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, बहुत सिंपल सा वही गाड़ी वाला एग्जांपल इसमें याद रखना. वो एकदम से पिकअप पकड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, उसके बाद तो आराम से हो जाता है काम. मतलब ये है टाइम ले रहा है जो ऊपर चढ़ना, उसके बाद तो पत्थर छोड़ दिया, अपने आप ही नीचे आ जाएगा, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है उसमें. रिएक्शन एक बार शुरू हो गया ना तो वो खत्म होकर ही मानेगा. ठीक है, शुरू करना मेजर टास्क है, नो डाउट. और वही काम आसान कौन करा रहा है, तुम्हारा एंजाइम करा रहा है. दिस इज द ग्राफ जो एनसीईआरटी का है, और दिस इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट पे ये पहुंच गया, ट्रांजिशन स्टेट तक वो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए. ठीक है, अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम कितनी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम कितनी है, इतनी सी है बस. और प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोडक्ट तो उतना ही बन रहा है. पर पहले 1 मिनट में 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते तो अब 10 कर रहे हैं, इतना फर्क आ गया बस. ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आर वी फेमिलियर ऑफ दीज टू टर्म्स? We did discuss these two, right, in previous class. What are endothermic reaction? और जहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व होती है, रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ती है. राइट, जहां पे एनर्जी हमें देनी पड़ती है. ठीक है, और एक्सोथर्मिक जहां पे एनर्जी रिलीज होती है ना. तो रिएक्शन तो दोनों तरीके के होते हैं. कैटालिटिक रिएक्शन, व्हाट इज कैटालिटिक रिएक्शन? वही हो गया जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अ मल्टी स्टेप रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स अ कैटलिस्ट. ठीक है, कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, उसके बाद एक एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन हुआ, उसके बाद कैटालाइसिस हुआ, यानी एंजाइम ने अपना काम करना शुरू किया. दिस इज ईएस कॉम्प्लेक्स, दिस वाला स्टेट. ठीक है, अब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, दिस इज ईपी कॉम्प्लेक्स. सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट था. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इनके बीच में रिएक्शन होना शुरू हो गया आपस में, और 2 ये अलग अलग प्रोडक्ट बन गए. पहले एक ही था, अब ये बॉन्ड स्प्लिट हुआ या बॉन्ड फॉर्म हुआ और अब ये अलग हो गए. सो दिस इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. एट द एंड आपका प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा और आपका एंजाइम एज इट इज अवेलेबल रहेगा, ताकि वो दूसरा रिएक्शन को कैटलाइज कर सके. मैंने इस एंजाइम्स का जब इंट्रो दिया था तो सबसे पहले ये बताया था एंजाइम्स कैसे बने होते हैं, बताओ.
मोस्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन क्या होता है एंजाइम्स का, कल ही डिस्कस किया है, क्या होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन। proteins, right? More, almost all the enzymes are proteins. Few of them are nucleic acid as well. ये हमने बात किया था. C, same चीज हो रही है. First, enzymes with empty active site. ठीक है, एक एंजाइम है जिसकी देखो एक्टिव साइट्स एम्प्टी हैं. ये एक डाइसेकेराइड दिख रहा है हमें यहाँ पे. ठीक है, ये कोई एक सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट ऐसे जुड़ा हुआ, डाइसेकेराइड है ना, तुम्हें इसको तोड़ना है, तुम्हें इसको तोड़ना है अलग अलग. तो ये सबस्ट्रेट बाइंड हुआ अंदर, ये सब, दिस इज एस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये ईपी एंजाइम प्रोडक्ट, इनके बीच के बॉन्ड ये ब्रेक हुए, प्रोडक्ट यहाँ से दोनों बाहर रिलीज हो गए और एंजाइम फिर से अवेलेबल हो गया. ड्रॉ कर लो, क्लियर रहेगा तुम्हें इसका प्रोसेस कि कैसे एंजाइम तुम्हारा काम कर रहा है. और ऐसी ये हाइपोथेसिस है. कौन सी हाइपोथेसिस है जो स्टेटमेंट ये स्टेट करती है कैसे काम करता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस. क्या बोलते हैं उसको, लॉक एंड की हाइपोथेसिस. चाबी फिट हो जाती है, जैसे हर ताले की अलग चाबी होती है. एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, ऐसे किसी भी सबस्ट्रेट कोई भी फिट नहीं हो पाएगा ना इसमें एक्टिव साइट में, ऐसी सेम शेप वाला फिट हो पाएगा. ठीक है, जो हाइपोथेसिस थी लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर. एमिल फिशर, ठीक है, इन 1894 तब इन्होंने दी थी. ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, सेम वही है कि कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स होती हैं. ठीक है, जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, दे आर बाउंड एट द स्पेसिफिक साइट ऑफ एन एंजाइम. ड्रॉ दिस, फिर आगे चलते हैं. इतना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो क्या एक्टिविटी बढ़ती ही जाएगी एट एनी रेंज ऑफ टेम्परेचर? नहीं, एक सर्टेन जगह पर आके रुक जाएगी ना, क्योंकि एंजाइम्स तो फिर डिस्ट्रॉय भी तो चाहते हैं. राइट. सो अभी हमें बात करनी है फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी. तो बिल्कुल सही बात है कि जो एक लिमिट तक तो कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कंडीशन आप जो चेंज करते जा रहे हो, किसी भी कोई भी ऐसी कंडीशन, ठीक है, जिससे आपका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन का, वो टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज हो गया. ठीक है, टेम्परेचर हो गया, आपने पीएच चेंज कर दिया, आपने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया. ठीक है, तो इन एनी केस आपका अफेक्ट होगा ही होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की. या एज पर एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो दे हैव गिवन टेम्परेचर एंड पीएच टुगेदर. ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि कोई भी जो एंजाइम होता है, हमने बोला था लास्ट क्लास में, हमने बात की कि एंजाइम्स जो होते हैं दे हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच जिस पे वो एक्टिव होते हैं. ठीक है, तो एक बहुत नारो रेंज होती है कि x to y डिग्री ऑफ सेल्सियस में कोई भी एंजाइम एफिशिएंटली एक्ट करता है. तो x पे काम कर रहा है, x+1 x+2 x+3 टेम्परेचर आप कर दोगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी अप टू अ लिमिट. उसके बाद फिर वो काम उस पे नहीं, तो उस एक रेंज से कम या उस रेंज से ऊपर जो उसकी लोअर और हायर लिमिट है, उससे बाहर में कोई भी एंजाइम की एक्टिविटी हैम्पर हो जाती है. तो वी डू नो दे फंक्शंस इन अ नारो रेंज ऑफ, ठीक है, नारो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच. ठीक है, कि और उसमें भी उस रेंज में भी मान लो यहां से यहां आपकी रेंज है. ठीक है, तो उस रेंज में कोई एक ऐसी पर्टिकुलर पॉइंट होगा, मतलब मान लो अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ, इफ आई एम ड्राइंग अ ग्राफ हेयर टेम्परेचर का, तो ये एक नैरो रेंज है जिसमें वो काम कर रहा है. सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ ग्राफ जो वो शो करेगा कि यहाँ से उसकी एक्टिविटी है, वो काम करना शुरू कर रहा है, पर एक रेंज ऐसी होगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा होगा जिसपे उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी. सो दिस इज शोइंग एंजाइम एक्टिविटी एंड दिस इज शोइंग टेम्परेचर. ठीक है, एंड सेम हैपेंस, द सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ पीएच एज वेल.
कि अगर आप पीएच की बात करो तो उसमें भी वही है, वो सेम रेंज में काम कर रहा है उसमें, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी एंजाइम एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई? और वो एक्टिविटी है वो हाईएस्ट पॉइंट, दीज हाईएस्ट पॉइंट जहां पे एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। So, अगर आपसे पूछा जाता है कि what is optimum pH and temperature, it is that particular temperature at which an enzyme shows its highest activity। ठीक है, क्या शो करता है? highest activity। इतनी बात समझ में आई? yes or no? यस मैम। ठीक है, चलो बनाओ फटाफट से इसको, फिर आगे चलते हैं। और इससे कम टेम्परेचर, ये रेंज, ये वाली रेंज है ना, दिस इज द रेंज इन विच दे आर फंक्शनल। तो इससे अगर कम टेम्परेचर होगा, अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर में वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, या कम टेम्परेचर का पीएच में इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो आई कैन राइट हियर जो लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, प्रिजर्व्स, ठीक है, so it preserves enzyme in its inactive state। और जो हाई टेम्परेचर होता है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी पूरी टर्शरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर डिस्ट्रक्ट्स एंजाइम। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, और जैसे हाई टेम्परेचर पे ना प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू, आई कैन राइट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय हीट। चलो बनाओ इसको फटाफट, फिर हम अगले फैक्टर की बात करेंगे। रेंज बताई थी टेम्परेचर की, ज्यादातर एंजाइम्स किस टेम्परेचर रेंज में? 40 डिग्री तक रहते हैं। राइट, 40, उससे ऊपर में दिक्कत हो जाती है। तो अगर रेंज में बात करो सो दैट इज 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये मोस्ट एंजाइम्स का टेम्परेचर मोस्टली, ठीक है ना, अब एक एक्सेप्शन तो हमेशा है। और अगर पीएच की अगर हम बात करें, बहुत अलग अलग पीएच के बारे में हम पढ़ते हैं। पेप्सिन का नाम सुना है हमने? हाँ, व्हाट इज पेप्सिन, बता सकते हो मुझे? स्टमक में मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए। स्टमक में होता है एंजाइम, किसके डाइजेशन के लिए? शायद मिल्क, हम्म, हमें अच्छे से याद नहीं है। मैम ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन, राइट, मैम प्रोटीन के लिए, प्रोटीन ब्रेकडाउन के बिल्कुल लिए। सही, प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए। और इसकी जो एंजाइम के लिए स्टमक हमारा HCl सिक्रीट करता है ताकि पेप्सिन काम कर सके, है ना। HCl क्यों सिक्रीट करता है? क्योंकि पेप्सिन एंजाइम है ना, वो फंक्शनल ही एसिडिक पीएच में होता है। ठीक है, और हमें पता है HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज पेप्सिन को लगभग रेंज होती है वैसे, ठीक है, बट 2 pH इज फाइन फॉर इट्स एक्टिविटी। जैसे सलाइवरी अमाइलेज होता है, ये नाम भी पढ़ा है हमने। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मतलब इसका फंक्शन बताओ, चलो सब सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन बताओ। माउथ में होता है वो तो सलाइवरी से समझ में आ रहा है। च्यूइंग में हेल्प करता है। इट्स खाने डाइजेस्ट से। द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ठीक है, जो खाने में स्टार्च होती है उसको डाइजेस्ट करता है। इसका जो पीएच होता है इट इज अराउंड 6.8, बहुत स्लाइटली एसिडिक। ठीक है ना, थोड़ा सा 7 से थोड़ा ही न्यूट्रल गया है। उसके अलावा जैसे हम एक और एंजाइम मुझे ध्यान आ रहा है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? कौन सा ऑर्गन ट्रिप्सिन सेक्रीट करता है? चलो बस इतना बता दो मुझे, बाकी मैं बता दूंगी। बताओ बताओ। मैम पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, राइट। ट्रिप्सिन प्रेजेंट इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कब होता है? ये जब थोड़ा बेसिक हो जाए, मीडियम। वो बेसिक कैसे होता है? बाइल सॉल्ट्स की वजह से होता है ना। तो ट्रिप्सिन का क्योंकि जो पीएच होता है इट इज अराउंड 8.5, इस पीएच में ये ज्यादा एक्टिव होता है। तो हम देख रहे हैं ज्यादातर जो पीएच रेंज होता है वो 6.5 to 7.5 ऐसा रहता है, right? So these are two important factors, that is temperature and pH.
उसके बाद हमने और क्या बात की थी? नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन। चले आगे। डन दिस स्लाइड? आर यू गाइस डन विद दिस स्लाइड? काफी कुछ लिख दिया मैंने, है ना? ऑलराइट, अब हम बात करेंगे सबस्ट्रेट, अगला फैक्टर। पहले दो फैक्टर की हमने बात कर ली, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। What is that? Any idea? What is substrate concentration? Here ये हमें नजर में आ रहा है, ठीक है, कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने अभी तुम्हें इतनी बात समझ में आई जो मैंने अभी बोली कि एक लिमिट तक आप कॉन्सेंट्रेशन जब सबस्ट्रेट का बढ़ाते हो तो जो वेलोसिटी होती है एंजाइम रिएक्शन की वो सबसे पहले इंक्रीज होती है। सबसे पहले क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसका रीजन समझ में आया? यस और नो? यस मैम, है ना? क्योंकि हमारे पास एंजाइम अवेलेबल है, तो एकदम से जब तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, ठीक है, तो एकदम से जब तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो जो वेलोसिटी है, सो दिस ग्राफ इज शोइंग वेलोसिटी हियर, ठीक है, दिस इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तुमने देखो पहले इतने में इतनी स्पीड बढ़ गई, फिर इतना आया तो एकदम से इतनी स्पीड बढ़ गई। देख रहे हो कितनी स्पीड, कि सिर्फ इतना आगे बढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ाया है तुमने, दिस इज वी मैक्सिमम, कि एक लिमिट तक, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब ये स्टैटिक हो जाएगा रेट, अब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज मैक्सिमम, और शुरू में स्टार्टिंग में कितनी तेज बढ़ाए, हाइक देखो, ग्राफ एकदम से ऐसे ऊपर जा रहा है। तो विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट, ठीक है, एंड इट रीचेस अ मैक्सिमम वेलोसिटी, कि मतलब मान लो 50 मॉलिक्यूल्स पर मिनट, 1000 मॉलिक्यूल्स पर मिनट था। पहले मान लो 10 मॉलिक्यूल से, तो 10 से सीधा 50 हुए, एकदम से 60 हुए, 70 हुए, 80, 90 और 1000 पे पहुंच गया। अब 1000 के बाद वो स्टैटिक हो गया, ठीक है, कि अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम मॉलिक्यूल, अब तुमने क्या किया, सारे एंजाइम्स को सैचुरेट कर दिया ना, तो नाउ द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तुमने इतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, एंजाइम्स की कमी हो गई। जब एंजाइम्स की कमी हो गई तो वो सबस्ट्रेट कहाँ जाके बाइंड होगा? तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। जो एक्स्ट्रा ढेर तुमने लगा दिया सबस्ट्रेट का वो पड़ा रहेगा और रिएक्शन स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? ठीक है, ड्रॉ दिस ग्राफ, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछे जाते हैं। देखो पीएच और टेम्परेचर वाला ग्राफ ऐसे जा रहा था, है ना, कि एंजाइम की एक्टिविटी पहले बढ़ रही थी और फिर कम हो रही थी, बढ़ रही थी और कम हो रही थी। यहाँ पे ग्राफ यहीं पे रुक गया, अब स्टैटिक हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट पड़ा है। 25 था ना मॉलिक्यूल, हमने 25 पे बात की है, तो 25 तक बढ़ गया रेट। पहले 10 मॉलिक्यूल पर मिनट था, 15 पर मिनट, तुमने 25 कर दिया, तुमने 50 मॉलिक्यूल इकट्ठे कर दिए सबस्ट्रेट के। तो अब क्या होगा, 5 फ्री होती 5 आ जाएंगे, फिर 5 फ्री होती 5 आ जाएंगे, तो पर मिनट तुम्हारे 25 ही बन रहे हैं, तो वो रेट हाईएस्ट पे ही अटका हुआ है। एंड दिस इज हाफ, ठीक है, हाफ वी मैक्स, ये है आपका। ड्रॉ करो इसको, फिर नेक्स्ट चलते हैं। We can see one more thing in this graph here. What is that Km? What is this Km? क्या होता है, याद है कुछ थोड़ा बहुत? दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, माइकलिस एंड मेंटन, they were two scientists, ठीक है, they introduce a constant, ये कांस्टेंट है Km, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट, ओके, सो दे इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट दैट इज Km, जिसको हम बोलते हैं, साइंटिस्ट जो पहला नाम है, दिस कांस्टेंट, नीचे m लिखा है ना, सो माइकलिस कांस्टेंट इट इज, व्हाट इज दिस, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल डेरिवेटिव है। हम लोग कांस्टेंट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। सो व्हाट इज दिस, Km इज इक्वल टू हाफ ऑफ V मैक्स। इसका मतलब ये वो वैल्यू है, Km इज दैट वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये है ना Km, ये वाला पॉइंट। सो दिस इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच, ठीक है, एट विच जो रेट है, जो वेलोसिटी है, इट रीचेस हाफ ऑफ V मैक्स। बात समझ में आई? सो इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द केमिकल रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, सॉरी वेलोसिटी,
बिकॉज डायरेक्शन होती है ना रिएक्शन की, ठीक है। सो एट विच इट अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, दिस इज कॉल्ड एज माइकलिस कांस्टेंट। बात समझ में आई, यस और नो? यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज के एम। ओके, सो इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सब भूल गए हो तुम लोग, पता है तुम्हें ये बात? काफी ब्लैंक हो चीजों में। कुछ टॉपिक्स दिए थे कल पढ़ने के लिए, यहाँ से मुझे एक बात और ये याद आ गई, कुछ बोला था मैंने कल, 2-3 छोटी छोटी चीजें रिवाइज करने के लिए। यस मैम। क्या बोला था बताओ? मैम क्लोराइड शिफ्ट, हीमोग्लोबिन लेवल और आर्की बैक्टीरिया। अच्छा, तो पढ़ लिया शीतल? मैम वर्षा ने बोला है ये। अच्छा सॉरी वर्षा, पढ़ लिया वर्षा? हाँ मैम, थोड़ा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है फिर तुम्हारी आवाज में, अगर पढ़ लिया तो? अच्छा चलो, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन बताओ फिर मुझे। मैम फीमेल में लाइक 18 से अगर बड़ी है तो 12.1 to 15.1, और मेल में उसी एज से 18 से बड़ी है तो 13.6 to 17.7। अच्छा, और यूनिट क्या होती है, किस यूनिट में मेजर करते हैं हीमोग्लोबिन को? मैम mm in 100 ml of blood। यहाँ पे मैं सी, अब हाई जो केएम होता है इट मींस लो एफिनिटी। जितना ज्यादा हाई केएम चला गया, कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे हाफ स्पीड आई, तो यानी एफिनिटी कंबाइन होने की बहुत कम है, कि सबस्ट्रेट तुमने इतना सारा दे दिया लेकिन तब भी मैक्सिमम हाफ वेलोसिटी कब आई है, तब जाके कब इतनी ज्यादा, मतलब हाई पे, बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, तो इसका मतलब एफिनिटी लो है ना। और बहुत जल्दी तुम्हारा हाफ ऑफ स्पीड अटेन कर लिया मैक्सिमम स्पीड, इसका मतलब जो एफिनिटी है एंजाइम की सबस्ट्रेट से कंबाइन करने की, दैट इज अ वेरी हाई एफिनिटी और स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। बात समझ में आई? ग्राफ्स को पढ़ना ही अपने आप में एक ना आर्ट होता है, पता है। अगर ग्राफ पढ़ने आते हैं, ये ग्राफ मुझे पढ़ना आता है, तो आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम दिस ग्राफ। केएम क्या है? केएम अगर कम है, कम में ही हाफ आ गई स्पीड, इसका मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है रिएक्शन, तो यानी हाई एफिनिटी, ठीक है। और ये ज्यादा होने पे आ रही है, इतने पे कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ आ रही है, तो इसका मतलब वेरी लो एफिनिटी। यस और नो? इज इट क्लियर? चलो, सो अभी हमने बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन था ना, यहाँ पे एक और चीज एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है, इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, दैट इज ये लिख लिया, ये लिख लिया। चलो ठीक है, एक और चीज मेंशन की हुई है, दैट इज इनहिबिशन, ठीक है। इनहिबिशन करके एक हेडिंग मेंशन है, जब एनसीईआरटी तुम खोलोगे तो व्हाट इज इनहिबिशन, इनहिबिट का मतलब क्या होता है, चलो मुझे ये बताओ पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहिबिट? रुकावट। रुकावट, बिल्कुल सही बात है, रोक देना। प्रोमोटर प्रमोट करना, इनहिबिटर्स इनहिबिट कर देना। तो मान लेते हैं ये एंजाइम है, ठीक है, हम जैसे लॉक की पैटर्न की बात हम कर रहे हैं, सो दिस इज आवर एंजाइम हेयर, ऐसा ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा है ये सबस्ट्रेट, ये है तुम्हारा सबस्ट्रेट जो कंबाइन होना है आके। तो मेरे पास ऐसे मान लो 10 एंजाइम्स हैं और मेरे पास यहाँ 10 सबस्ट्रेट है ऐसे। अब आ गया एक और केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, एक और केमिकल सब्सटेंस आ गया जो ऐसा है, ठीक है। तो क्या दिस chemical substance, though this is any other chemical substance, but is it similar to substrate? Yes, it is similar to substrate. Is it possible for this substance to fit in this active site? Yes or no? Yes ma'am. है ना, बिल्कुल। तो यानी पहले 10 में से 10 मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे थे और 10 प्रोडक्ट बन जा रहे थे। अब क्या हुआ, अब गड़बड़ हो गई, एक सब्सटेंस ऐसा आ गया जो केमिकली सिमिलर है किससे, सबस्ट्रेट से। दिस इज सबस्ट्रेट हियर, ठीक है, दिस इज अदर केमिकल, and what is this? This is enzyme here. So this enzyme is
chemically or the structurally similar to the substrate and it competes with the substrate for the active site. ठीक है, ये क्या करता है, कॉम्पीट करता है एक्टिव साइट। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो इनहिबिट कर देते हैं, ये यहाँ फिट हो जाएगा आके, तो भाई वो तो सबस्ट्रेट तो आ ही नहीं पाएगा, मेरे 10 में से 5 तो इसलिए फिट हो गए, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स, और ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं इनहिबिशन। सी द डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कम हो गया ना, 10 नहीं बन पा रहे अब, ब्रॉट अबाउट बाय एडिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, दैट इज इनहिबिटर, ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ इनहिबिटिंग इज नॉन एन इनहिबिशन। ये दो डेफिनेशन समझ में आई, यस और नो? व्हाट इज इनहिबिशन? आदर्श, वर्षा, शीतल, समझ में आया? यस मैम। चलो, इनहिबिशन समझ में आया। अब इनहिबिशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। जो मैंने कंपटीशन वाली बात बोली कि कॉम्पीट, अब रोका तो बहुत तरीके से जा सकता है, पर मैंने तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाया। दिस वाज द वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एनसीईआरटी में यही मेंशन किया हुआ है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, जब कॉम्पीट कर रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं, सी एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज इनहिबिटर, प्लस बन गया एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स इंस्टेड ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इनहिबिटर ने क्या किया, एक्टिव साइट को बाइंड कर दिया, नो रिएक्शन, ब्लॉक्स द एक्टिव साइट, ड्यू टू विच रेट विल डिक्रीज, रेट ऑफ द रिएक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज। बात समझ में आई, यस और नो? यस, चलो लिखो इसको फटाफट से, फिर हम आगे बात करेंगे। क्लासिफिकेशन, नाउ द एग्जांपल ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव, और भी होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिएक्शन भी होते हैं, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि वो कॉम्पीट नहीं करता, कंबाइन तो यही करेगा, कंबाइन तो ये आपका सबस्ट्रेट ही करेगा, पर ये जो इनहिबिटर होगा ना, ये कहीं और अटैच हो जाता है जाके एंजाइम के साथ, और एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसी के एंजाइम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, तो उस केस में दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बट एज पर एनसीईआरटी दे हैव मेंशन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ओनली, तो हम उसी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नाउ द क्लासिक एग्जांपल क्या है इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, इज सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। This is very classic example. What this enzyme does, this is an enzyme, okay. What this enzyme does, it converts the succinic acid into fumaric acid. ये क्या करता है, it converts the succinic acid into fumaric acid. ठीक है, and if malonic acid या malolate is added, if malonic acid is added, ठीक है, right, what it does, it decreases the activity of this enzyme, it decreases activity of SAD, लिख देती हूँ मैं इसको शॉर्ट में, ठीक है, डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ SAD, ठीक है, वेरी रैपिडली। क्यों? क्योंकि जो मेलोनिक एसिड होता है ना, इट इज एक्टिंग एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस विद सक्सिनिक एसिड, स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस, तो सक्सिनिक एसिड की जगह ये खुद ही जाके अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ, ठीक है, और इसको जगह ही नहीं मिलती है कि ये कन्वर्ट हो पाए। बात समझ में आई? तो इंस्टेड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। क्या ये एग्जांपल समझ में आया, यस और नो? आदर्श, वर्षा, शीतल, इज दिस एग्जांपल इज क्लियर? ऑल राइट, फटाफट से लिखो, उसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। द लास्ट टॉपिक व्हिच वी आर लेफ्ट विद, दैट इज द क्लासिफिकेशन। टू टॉपिक्स आर लेफ्ट, क्लासिफिकेशन एंड टाइप। फटाफट से बात लिखो इसको। So now we are talking about the classification of enzymes. So we have classified them on the basis of the type of reaction they catalyzes, ठीक है। जैसे ligase, ligate करने का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना,
ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी और इजी सी क्लासिफिकेशन है। तो बेसिकली हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है? हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। व्हाट आर दीज 6 क्लासेस, उसके बारे में हम आप पता है, वी हैव लॉट्स ऑफ एंजाइम, इतने हजारों एंजाइम्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो हमने 6 क्लासेस में, और जैसे हम लोग प्लांट्स में एनिमल्स में पढ़ते हैं, इन 6 क्लासेस की ना दे फर्दर हैव 4 to 13, हर क्लास में वी हैव 4 to 13 सब क्लासेस। ठीक है, बट हमें सब क्लासेस के बारे में नहीं पढ़ना है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासेस ओनली। अभी इतना याद कर लें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फर्स्ट क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज, एज मतलब एंजाइम। ठीक है, ये सफिक्स मतलब ये लगता ही तब है जब एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो व्हाट इज ऑक्सीडो और रिडक्ट? ये दो रिएक्शन पढ़ते हो तुम, जैसे रिडॉक्स, यस और नो? यस मैम। है ना, तो ऐसा एंजाइम जो उस रिडॉक्स रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बता सकता कोई मुझे? जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो। राइट, यानी एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम जो ऐसे रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, सिंपल सा नाम डिहाइड्रोजनेज। क्या हमने इस एंजाइम का नाम जगह जगह पढ़ा है? प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो, यस और नो? बहुत सारी साइकिल्स में हम पढ़ते हैं डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो सी S1 is this is reactant, these two are products. S1 क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। ठीक है, और S2 ऑक्सीडाइज हुआ। यहाँ पे सेम वही चीज है, S1 ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, और this one is get reduced. So this reaction is catalyzed by oxidoreductase. ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन भी यहाँ पे, थोड़ा सा गंदा कर दिया मैंने इसको। I can write enzymes which catalyzes, enzymes which catalyze oxidoreduction। ठीक है, बिटवीन टू सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट के बीच में ही होगा ना ऑक्सीडो रिडक्शन, एक आपका ऑक्सीडाइज होगा और एक आपका रिड्यूस होगा। इतनी बात समझ में आई? इजी है? यस और नो? यस मैम। यस। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा, दैट इज मैम लिख लो पहले। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो। चलो नेक्स्ट ट्रांसफरेज। अच्छा, ट्रांसफरेज से क्या समझ में आता है? एज यानी एंजाइम, सेकेंड क्लास, वो एंजाइम जो ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दे कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ एनी स्पेसिफिक ग्रुप। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, यस और नो? यस मैम। है ना, एक पर्टिकुलर ग्रुप इधर से एक्स के साथ जुड़ा हुआ था, वो डिस्प्लेस होके प्रोडक्ट में वाई के साथ जुड़ गया। तो ऐसे ट्रांसफर वाले जो रिएक्शन है वो ये कैटेलाइज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप। अब वो स्पेसिफिक ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या तो वो आपका अमीनो ग्रुप हो गया, या आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, या एसाइल ग्रुप हो गया, या कोई भी फॉस्फेट ग्रुप हो गया। सो इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया है? S1G। ठीक है, S1G, ये G है वो ग्रुप, वो स्पेसिफिक ग्रुप है जो पहले S1 के साथ था। ये S2 आपका दूसरा सबस्ट्रेट है, और आपका रिएक्शन हुआ तो S1 तो अलग हो गया और S2 के साथ क्या जुड़ गया? G जुड़ गया। ठीक है, G शुड बी अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ट्रांसफर और एक्सेप्टेंस तो आपका वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ना, वो तो ऊपर वाले में इंक्लूड कर दिया हमने। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस और नो? ऐसे एंजाइम्स के नाम भी बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, जैसे फॉस्फोट्रांसफरेज, जो फॉस्फेट का ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, तो एंजाइम का नाम हो गया फॉस्फोट्रांसफरेज। ठीक है, या पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, चलें अगली स्लाइड पे, लिख लो फटाफट से इसको, फिर अगली बात करते हैं।
We are done with the 2 classes. Let's see what is the 3rd class we have. All right, we have hydrolysis. ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब जो हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करते हैं, जो क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज. सो एंजाइम्स कैटेलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड्स या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. हाइड्रोलिसिस तो जगह जगह हमने पढ़ा है ना, अभी कितने सारे हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लिया. ठीक है, C bond का हाइड्रोलिसिस, C halide PN bonds, lots of examples are there, just note it down. तो हाइड्रोलिसिस बहुत इजी है, they catalyzes the hydrolysis. ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बता सकते हो? हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ एनी यू कैन से लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, सो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन बाय एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, मतलब आपका ये CC बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना है तो एक एक यहाँ पे स्पॉट फ्री हो जाएगा, तो आप वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराओगे, वाटर ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस में, तो एक के साथ आपका H ग्रुप जुड़ जाएगा, एक के साथ OH ग्रुप जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड अलग हो जाएगा. आई बात समझ में? यस और नो? मोस्ट ऑफ द जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं. कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं ना, तो वह उस केस में हाइड्रोलिसिस ही करते हैं. और हमने लाइसोसोम पढ़ते हैं, लाइसोसोम के पास हाइड्रोलेजेस होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं. पढ़ा है हमने ये? यस, तो वो सब यहाँ पे होता है. नेक्स्ट बात करते हैं लाइसेजेस. लाइसिस बताया था मैंने. ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है टूटना. तो जो भी टूट रहे हैं, सो एंजाइम्स दैट कैटेलाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तुम कहोगे ना यहाँ भी तो टूट रहा है, पर यहाँ पे तोड़ के H2O ऐड हो रहा है ना. जहां पे वाटर नहीं है, नो एडिशन ऑफ वाटर इज देयर, बट लेकिन बॉन्ड टूट रहा है. अब बॉन्ड मतलब ये मान लो ना, ये था सिंगल बॉन्ड था ना, अब वो बॉन्ड टूटा तो क्या रहेगा, लिविंग डबल बॉन्ड. ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल फ्यूमरेजेस, कार्बोक्सिलेजेस. ठीक है, CO2 के एडिशन से हो रहा है, टूट रहा है बाय द एडिशन ऑफ CO2. अमाइनेजेस बाय द एडिशन ऑफ अमाइन ग्रुप. मतलब वही है, सेम ऊपर वाला ही है, लेकिन वो वाटर ऐड हो रहा है, वाटर के अलावा कुछ है तो वो लाइसेस है. आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ. वी हैव दिस ग्रुप हेयर, C और C, इसके साथ मान लेते हैं X जुड़ा हुआ है, इसके साथ मान लेते हैं Y जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो हमें इनको रिमूव करना है ना, इनको रिमूव करना है वहां पे, तो इनको रिमूव क्या यानी ब्रेक करना है, इनके कोवेलेंट बॉन्ड को हमें तोड़ना है. तो हमने ये बॉन्ड तोड़ा. ठीक है, तो X और Y तो अलग निकल गए, X और Y निकल गए, तो यहाँ पे अब ये फ्री हो जाएंगे ना एक एक, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, लिविंग डबल बॉन्ड. और ये रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय लाइसेजेस. आई बात समझ में? वर्षा, क्लियर है इतना? यस मैम. ऑलराइट, आदर्श, शीतल, इज इट डन? यस मैम. ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपनी 5वीं कैटेगरी. वी आर डन विद द 5 कैटेगरीज. नेक्स्ट कैटेगरी इज आइसोमरेज. आइसोमर क्या होते हैं, तुम पढ़ते हो आइसोमर्स के बारे में केमिस्ट्री में? ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, पोजिशनल आइसोमर्स. व्हाट आर आइसोमर, मुझे बस इतना बता दो. आइसोमर मतलब जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है. कि फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है. यस और नो? फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है. राइट. ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक हम लोग ना ग्लाइकोलिसिस में, तुम्हें एक इक्वेशन याद होगी, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, इन विच ग्लूकोज 6-phosphate gets converted into fructose 6-phosphate. ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है ये. और हमने अभी पढ़ा है बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है. दे बोथ आर मोनोसेकेराइड्स विद द फॉर्मूला C6H12O6, पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है. ग्लूकोज में एक ग्रुप फ्री होता है, फ्रक्टोज में 2 ग्रुप फ्री होते हैं. ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन है, दीज 2 आर आइसोमर्स.
ठीक है, these two are isomers. तो इन isomers का जो conversion होता है, see all enzymes catalyzing interconversion of isomers. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था, इसमें जो काम कर रहा था फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज. ठीक है, कौन सा? आइसोमरेज. और आगे लग गया क्योंकि 6 ग्रुप है, फॉस्फो है. ठीक है, छठे पे फॉस्फोर ग्लूकोज है, सो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज इसको कैटेलाइज कर रहा है. बात समझ में आई? यस और नो? आदर्श, वर्षा, शीतल, क्लियर है इतना? यस मैम. ठीक है, चलो ये भी समझ में आया. नेक्स्ट, लाइगेज. लाइगेज यानी जोड़ना. टूटने वाले पीछे 2 तोड़ने वाले पड़े, लाइस और हाइड्रो, है ना. लाइगेज यानी जोड़ने का काम करता है. सो एंजाइम विच कैटेलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जॉइनिंग ऑफ CO, CS, CN, PO एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था एक DNA लाइगेज. ठीक है, DNA लाइगेज क्या करता है? DNA के से स्ट्रैंड्स होते हैं. ठीक है, उनको आपस में जोड़ना है, उनको आपस में जोड़ना है. DNA स्ट्रैंड्स है, उनको आपस में जोड़ना है. तो ये वाला काम इज डन बाय DNA लाइगेज. बात समझ में आई? यस और नो? आदर्श, वर्षा, शीतल, क्लियर है इतना? Yes, All ma'am. right, ठीक है. So here we are done with the classifications of enzyme. We are only left with one thing, that is cofactors. ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. दैट इज कोफैक्टर. यहाँ पे सी थोड़ा सा मैं ब्रीफ तुम्हें इंट्रो अभी दे देती हूँ. हमने क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ लिया. अब एंजाइम. सी एंजाइम मैंने तुमको बताया मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, है ना. पर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ एंजाइम्स एक तो होते हैं प्रॉपर सिंपल एंजाइम्स. ठीक है, एक हमने पढ़ा सिंपल एंजाइम्स. एक होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स. क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स. कॉन्जुगेटेड मतलब जिनमें एक प्रोटीन पार्ट भी होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है. एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है कोफैक्टर. ठीक है, ये ऑलराइट, उसमें इन्होंने ये 3 चीजें बताई हैं. तो मैं वही तुमको बता रही हूँ. एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम में 2 पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है. ये दोनों आपस में मिलकर एंजाइम बना रहे हैं. जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम. क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम. ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, क्योंकि इसका कोफैक्टर है ये. ठीक है, बात समझ में आई? और दोनों को एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम combiningly called as holo enzyme, complete enzyme. ठीक है, ये कोफैक्टर होता है जिससे एक्टिविटी डिफाइन होती है कि जी वो तोड़ेगा, वो जोड़ेगा, वो हाइड्रोलिसिस करेगा, वो क्या करेगा. ठीक है, सो दैट फंक्शन द एक्टिविटी इज ड्यू टू कोफैक्टर. द एक्टिविटी इज ड्यू टू कोफैक्टर. ठीक है, अब वो फैक्टर कुछ भी, को फैक्टर कुछ भी हो सकता है. वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, वो कोई भी मेटल आयन हो सकता है, या वो कोई एक को एंजाइम हो सकता है. ठीक है, तो इन तीनों के बारे में नेक्स्ट क्लास में तुमको मैं बताऊंगी. just read this from NCERT once and फटाफट से इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करो. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज NCERT में समझ नहीं आएगा तुमको कि वो कहना क्या चाह रहा है, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है. सो एटलीस्ट अगर तुमको ये फ्लो चार्ट पता होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ड्रॉ दिस फटाफट. यस मैम. है ना, क्लियर हुआ ना? बस अब तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा या कोई मेटल आयन होगा, कि मेटल्स पढ़ते हैं ना, जो जुड़ गया उसके साथ में उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा. ठीक है मैम, फिर नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर करेंगे? इसके बाद देखते हैं, बता दूंगी. करेंगे कुछ तो शुरू. ओके मैम. तो चार्ट वर्षा डन, शीतल, आदर्श हो गया? Yes, ma'am. All right, this is it for today. Just read this cofactor wala topic from NCERT once. Okay? And go through the previous one. In the next class, we'll start with something new, and next I'll explain this cofactor as well. All right? Yes, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye, ma'am.